झटके में ऐसे बता दोगे। आप लोगों ने पढ़ा है ना, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोग बोलते हो कि मैम इतना डिटेल में क्यों पढ़ाती है, क्योंकि मैं हर बच्चे का और हर एग्जाम को मैंने ना घूट घूट के पी रखा कि किस एग्जाम का क्या स्टैंडर्ड है पूछने का। चलो अब देखो, एक दो क्वेश्चन तो मैं अभी जस्ट देखो लास्ट मेरा वही खुला हुआ है फोन में, मैं वही देख रही थी कि एक बच्चे ने भेजा था, तो आरएस के एग्जाम में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो मैं आपसे डिस्कस कर सकती हूँ, और वो मैंने क्वेश्चन सारे टाइप करवा रहे हैं, पटवारी के और आपके यूपी पीसीएस के और लोअर पीसीएस के जो होते हैं ना वो टाइप हो गए, लेकिन आज टाइपिस्ट की थोड़ी सी तबियत खराब थी, उसने मुझे अभी तक दिए नहीं, इसलिए मैं आपसे डिस्कस नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन हाँ इस वीक में मैं डिस्कस पक्का करूंगी आपसे। चलो ये तो देख लेते हैं हल, जो साइंस के क्वेश्चन आरएस के पेपर में आए तो वो तो लगे हाथों आप निपटाई दे तो ज्यादा अच्छा है, और मैं इसको टेलीग्राम पे भी डाल देती हूं तो आप देख लीजिएगा। देखो एक तो अब आपके चैप्टर में आगे आने ही वाला था, देखो एक है जैपनीज इंसेफेलाइटिस, एक बीमारी है जैपनीज इंसेफेलाइटिस, वायरस डिजीज में मैं पढ़ाती हूं। अगर आपके पास नोट्स हैं तो बेटा आप इन्हें नोट्स में देख लेना कितने नंबर की बीमारी होगी ये जैपनीज इंसेफेलाइटिस होगी, आपको नोट्स में मिल जाएगी मेरी, कितने नंबर की डिजीज होगी ये, हेपेटाइटिस स्लिपिंग, ये रहा। अगर आपके पास मेरे नोट्स हैं तो आप बेटा देखोगे उस नोट्स के अंदर वायरस वाली डिजीज में आपको मिलेगा लास्ट में, इन्फ्लुएंजा के बाद में जैपनीज इंसेफेलाइटिस भी एक बीमारी मिलेगी। तो ये क्वेश्चन आया था एक कि जो जैपनीज इंसेफेलाइटिस डिजीज होती है ये, तो भाई रुक जा यार कहां जा रहा है, हाँ ये हमारे किस ऑर्गन को डैमेज करती है, सीधा ब्रेन को अफेक्ट करती है। चार ऑप्शन थे, पहला था स्किन को इन्फेक्शन करती है, दूसरा है लंग्स, और तीसरा है आरबीसी, और चौथा है ब्रेन। बेटा ये सीधा ब्रेन को ही जाकर डैमेज करता है ये वाला बीमारी, तो इसमें ब्रेन आपका राइट ऑप्शन था। एक क्वेश्चन तो ये है, दूसरा का ऑप्शन देखना। अच्छा अब आप बताओगे मुझे, ठीक है देखो, स्टेथोस्कोप द साउंड ऑफ पेशेंट्स हार्ट बीट रीचेज द डॉक्टर्स ईयर्स बाय। आपको क्या क्वेश्चन पूछा है कि ये जो स्टेथोस्कोप होता है, आप ये मत कहना कि मैम ने पढ़ाया नहीं है, बहुत डिटेल में पढ़ाया है। स्टेथोस्कोप जो है उससे आप जो हार्ट की बीट, या मैंने कहा था ना अगर आगे से मेजर करेंगे तो हार्ट बीट धक 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 ये साउंड मेजर करेंगे, पीछे लगाएगा डॉक्टर तो वो हार्ट साउंड मेजर करेगा। तो इसने दिया है कि जो स्टेथोस्कोप होता है और उससे हार्ट बीट आप मेजर करते हो जो डॉक्टर के कानों तक जाती है, तो वो कैसे साउंड है। एक तो है पोलराइजेशन ऑफ साउंड, फिर है मल्टीपल रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, फिर है मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, मल्टीपल रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, और एक है मल्टीपल डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। ये फिजिक्स में पढ़ा होगा, सर ने बात पढ़ा भी रखी होगी आपको, है ना। तो एक ये वाला क्वेश्चन हो गया। एक आया था अगर मदर के फीटस में RH ब्लड ग्रुप, कैन मदर इज इन हर फीटस, अच्छा हाँ, कि अगर मदर RH नेगेटिव है तो उसके जो फीटस में बच्चा है, मैंने पढ़ाया था ना, अगर RH नेगेटिव वाली लड़की की शादी अगर RH पॉजिटिव वाले लड़के से हो जाए तो उनका पहला जो बच्चा है वो तो सही रहता है, लाइव रहता है, उसके बाद दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सब मर जाते हैं। इसका नाम क्या बताया था मैंने, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। तो इसने कहा है कि RH नेगेटिव वाली जो महिला है उसको ये प्रॉब्लम कब आती है, जब उसके फीटस में जो बच्चा है वो RH नेगेटिव है, RH पॉजिटिव है, या RH पॉजिटिव है, ऐसे कुछ करके ऑप्शन दिया है। तो ये बीमारी कब बनती है, आप जानते हैं कि जब मदर RH नेगेटिव हो और उसका बच्चा भी RH पॉजिटिव हो जाए तब ये बीमारी बनती है। देखो ब्लड वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन भी आपको करवाया था, मैंने करवाया था कि नहीं करवाया था, करवाया था ना ये बात। आप बताओ कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 94 है, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, इसे पढ़ लेना, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम कब आती है, जब लड़की RH नेगेटिव हो और बच्चा भी क्या हो जाए, उसके फीटस में RH पॉजिटिव हो जाए। बताया था ना। ये देखो RS के पेपर के जो आज हुआ है उसके क्वेश्चन है। फिर आप लोग कहते हो ढंग से आप लोग नहीं पढ़ते हो, फिर कहते हो कि मैम इतना डिटेल में क्यों पढ़ाती है, क्योंकि बेटा मैं ऐसा नहीं सोचती कि आप लोग सिर्फ SSC का एग्जाम दोगे। SSC वाले बच्चों को तो मैं साइंस पढ़ाती ही नहीं हूं ना, मैं पढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि उसमें साइंस का कोई लेवल ही नहीं आता है। बच्चा कुछ वन लाइनर अगर वही कर लेगा तो ही कराएगा एग्जाम में। मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को, यहाँ पे PCS वाले बच्चों को, क्योंकि मुझे पता है PCS के क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं तो SSC वगैरह सब मतलब हलवा है। ये लो ये क्वेश्चन आप कर देते। चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, हाँ
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर फैट सोल्यूबल। फैट में सोल्यूबल विटामिन कौन सी होती है? वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन था, इसका आरएस का लेवल नहीं है इस क्वेश्चन का, लेकिन फिर भी पूछा है तो हम क्या कर सकते हैं। एक फैट में सोल्यूबल होती है और एक किस में होती है? वाटर सोल्यूबल, पानी में सोल्यूबल। फैट वाली होती है 4, अगर किसी ने मुझसे पढ़ रखा होगा तो A, D, E, K, ये चारों फैट में घुल जाती हैं और ये दोनों पानी में घुल जाती हैं। कौन कौन सी? A और B, क्या सॉरी B और C। तो आपसे पूछा फैट सोल्यूबल विटामिन, 4 ऑप्शन थे, बताइएगा कौन कौन सा ऑप्शन आप कौन सा ऑप्शन इसमें से सही करोगे। आपसे पूछा है वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है। पहला ऑप्शन है A एंड C, दूसरा, हाँ ऑप्शन में बच्चा जल्दबाजी कर देता है, C एंड E, तीसरा है A एंड D और फोर्थ पे दिया हुआ है B12 एंड D। अब देखो बेटा, B को कट कर देना है, C को कट कर देना है, C को कट कर देना है, बचा कौन सा? A एंड D। तो ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाता, ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाता, क्योंकि पानी में घुलने वाली विटामिन कौन कौन सी होती है? A, D, E, K। या आप इसे ऐसे याद कर लो, KEDA, कीड़ा नाम से याद कर लो, है ना। मैंने हालांकि आपको विटामिन वाला चैप्टर पढ़ाया नहीं है, लेकिन ये बहुत नॉर्मल चीजें जो मैं विटामिन वाले चैप्टर में पढ़ाती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साइंस का कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जूनेटिक डिजीज। यस, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। और आप लोग निकालो मेरा वायरस वाला, अगर आपके पास PDF है आपके पास। देखो सबसे पहले जूनेटिक डिजीज क्या होती है पहले सुनो। हालांकि मैं ये वायरस में सब पढ़ाती हूँ, अगर आपने पढ़ रखा होगा साइंस स्पेशल 14 वगैरह में बच्चों ने जिन पढ़ रखा होगा, मैंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। जूनेटिक डिजीज क्या होती है? ऐसी बीमारी जो पहले जानवरों में आती है, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, घोड़ा हो गया, बकरी हो गया, गाय हो गया, भैंस हो गया, इनमें आती है, इनके थ्रू हम लोगों में आती है, उससे जूनेटिक डिजीज कहते हैं। ठीक है, पहले किस में आती है? जानवर में आती है, फिर ह्यूमन बॉडी में आती है, तो उसे जूनेटिक डिजीज कहते हैं। अब बताना जरा कौन कौन सा है। पहला है, अभी जो चला था कोविड के समय, पहला ऑप्शन दिया इसने म्यूकोरमाइकोसिस। ये तो हो ही नहीं सकता, अभी कोरोना के समय चला था म्यूकोरमाइकोसिस, ये तो फंगस की वजह से होता है। दूसरा था प्लेग, ठीक है, आज मैं आपको प्लेग के बारे में पढ़ाऊंगी। तीसरा था रेबीज और चौथा था बच्चों यहां पर कौन सा? सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये पहले वाला कोरोना था, जो पहले आ चुका है कोरोना, वो था। प्लेग हो नहीं सकता क्योंकि ये चूहे से आती है। तो रेबीज किसके थ्रू आती है? रेबीज कुत्ते में होती है और कुत्ते के थ्रू हम लोगों में आ सकते हैं, अगर कुत्ते ने काटा तो ये क्या होगी? एक जूनेटिक डिजीज होगी। तो आपका रेबीज वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता। कितना आसान क्वेश्चन है। और मैंने ये चीज एक कॉन्सेप्ट बता भी रखा है कि हमेशा ऐसे ढूंढना, कुत्ते के, बिल्ली के, या फिर कोई गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, इनके थ्रू, पहले उनमें थी फिर हम लोगों में आ गई। कुत्ते के अंदर रैबिडा वायरस होते, कुत्ते ने आपको काटा, आपके बॉडी में रैबिडा वायरस छोड़ जाएगा, आपको रेबीज हो जाएगा। तो ये कैसी एक जूनेटिक डिजीज है ना। ये मैं वायरस वाले चैप्टर में पढ़ा भी चुकी हूं, आपको नहीं पढ़ा है, आपको आएगा आज या कल आ जाएगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा मुझे। और भी कोई क्वेश्चन था क्या? ये रहा, देखो एक आया है, ट्राइसोमी ऑफ 20th ट्राइसोमी जब हो जाती है 21वें क्रोमोसोम की, ये बेटा आपको मेरा मिलेगा, आपके पास ये है ना डिजीज वाले चैप्टर के, आपके पास अगर नोट्स हैं तो आप जेनेटिक डिजीज में जाओ, और जेनेटिक डिजीज में जब आप जाओगे तो आपको मिलेगा बेटा यहां पर एक डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम लिखी हुई है F नंबर की, नोट्स है F नंबर में जाइएगा, F नंबर में लिखा हुआ डाउन सिंड्रोम, और आपको नोट्स में क्लियरली वहां पर दिया हुआ है कि डाउन सिंड्रोम कब होता है? जब 21वें नंबर क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो जाती है। 21वें नंबर पेयर का मतलब होता है 2 क्रोमोसोम, और एक और आके जुड़ जाता है, तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आके जुड़ गया, तो इससे डाउन सिंड्रोम हो जाता है। तो यहां पर 4 ऑप्शन थे, एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ग्रे बेबी सिंड्रोम एंड इवेन सिंड्रोम। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाता है? डाउन सिंड्रोम। ये सब मैं आपको पढ़ाने वाली हूं या फिर आने वाला भी है, ठीक है। चलो, और अगला क्वेश्चन है, सीएनजी में मेनली कौन सी गैस होती है? ओ भैया, ये तो इतनी बार क्लास में बता चुकी हूँ, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में मेन गैस कौन सी होती है? ये तो बच्चा जानता है, ये तो कोई क्वेश्चन का इतना अच्छा कोई लेवल नहीं था। चलो और कोई क्वेश्चन ढूंढे जाए।
ये मुझे बस ये जो मैंने डाउनलोड किया था उससे मिल गए हैं, हालांकि मैंने पूरा पेपर अभी डाउनलोड नहीं किया है, जैसे ही कर लूंगी। ये कुछ बच्चे ने भेजे थे, और भी कोई होगा तो एक आधा ही 2-4 क्वेश्चन और भी थे, लेकिन अभी थोड़ा टाइम नहीं है देखने के लिए, अभी थोड़ा पढ़ ले, चलो बाद में देखेंगे। ये सारे मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आप खुद पढ़ोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। देखो सारे क्वेश्चन नोट से आते हैं, आप कोई भी मतलब पेपर ले लो, पटवारी का एग्जाम के क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में कर दोगे, है ना। तो बस वही है। चलो फिर स्टार्ट करें। क्या कह रहे हैं आप? प्लीज प्रोवाइड। क्या प्रोवाइड करूं? अच्छा, आपकी क्लास का कोई जोड़ नहीं है? अच्छा, ऐसा नहीं है। देखो बेटा, हर टीचर अपना बेस्ट देता है, मैं भी अपना बेस्ट देती हूँ। बस मैं अपने आप को देखो ना, आरएस का पेपर आज हुआ, आज मेरे पास सारे क्वेश्चन आ गए नहीं, मैं लेती हूँ, मैं बच्चों के टच में रहती हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जिस एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो मैं तुरंत डिस्कस कर लूं, मेरी नोट से आए कि नहीं। मैं बड़ी एक्साइटेड रहती हूँ कि मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। अगर नहीं पढ़ाया तो बच्चा क्या सोचेगा, मैडम से पढ़ा था, मैडम पे इतना ट्रस्ट किया था। अंकुर सर है ना, अंकुर सर के ब्रदर ने दिया था यूपीपीसीएस का एग्जाम, भाई मैंने उसको तुरंत नंबर निकाल के तुरंत मैंने पेपर ले लिया। मैंने कहा बाकी सब छोड़ो, पहले मुझे अपना पेपर दो, क्या क्या क्वेश्चन आए। तो मेरे साथ थोड़ा सा ये कीड़ा है, मतलब है ना, कि मतलब मुझे रखना है, हर एग्जाम के क्वेश्चन मेरे पास मिलेंगे आपको। तो बस उसी के बेसिस पे, अगर मान लो ऐसा नहीं है कि सारे मैं पढ़ाती हूँ तो वही आ जाए, 1-2 क्वेश्चन हो सकता है ऊपर नीचे आ गया, तो अगर 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे आ गया है तो फिर वो मैं अपने नोट्स में ऐड कर लेती हूँ, ताकि अगले बैच में बच्चों को मैं कंटेंट दे पाऊं। तो बस वही है ना। चलो, बाकी मेरी नहीं, अंकुर सर का भी यही है। हिस्ट्री, आपको पता है हिस्ट्री वाले टीचर है, अरे भैया मेरा जब जन्म नहीं हुआ था तब से वो पढ़ा रहे हैं। बहुत सीनियर टीचर से आप लोग पढ़ रहे हो, है ना। अगर अब भी आपका नहीं, आपका सिलेक्शन होता है, आपका हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ज्योग्राफी नहीं होता है, साइंस नहीं होता है ना, इकोनॉमिक्स नहीं होता है, तो फिर आप ये मान लेना कि फिर कभी होगा ही नहीं आपका, है ना। फिर आपका कभी होगा ही नहीं। ये मत बोलिएगा कि मतलब मैम मैं थोड़ा कड़वा बोल रही हूँ, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ। चलो स्टार्ट करें अब। आइए, तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम ह्यूमन डिजीज पढ़ रहे थे, और यकीन मानिए जो हम पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम में आता ही आता है, क्योंकि सारे टीचर्स, मैं सबसे कम एक्सपीरियंस टीचर हूं। आप सोच लीजिए बाकी सब टीचर्स कितने शानदार होंगे, है ना। तो ह्यूमन डिजीज पढ़ रहे थे, मानव रोग, और मैथ्स में डीपी सर का तो कोई तोड़ ही नहीं है। डीपी सर बस ये है कि थोड़े से डीपी सर शाई नेचर के हैं, शर्मीले नेचर के, आप भी समझ गए होंगे। लेकिन डीपी सर जैसा मैथ्स कोई पढ़ा नहीं सकता है। मैंने देखा है उनको, आप लोग पढ़े होंगे सर, देखा होगा, खुद आप जान जाओगे कि हमारे यहाँ जो मैथ्स के डीपी सर है ना, हमेशा कंटेंट को अपडेट करके पढ़ाते हैं। जब मुझे कोई क्वेश्चन उनसे लेने होता है, कोई बच्चा मांगते हैं, तो मैं तुरंत उनसे पीडीएफ लेके दे देती हूँ, क्योंकि उनके पास बहुत बढ़िया कंटेंट रहता है, हमेशा अपने आप को अपडेट रखते हैं सर, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है ना। तो आप भी पढ़ रहे होंगे, शायद आपको पता होगा, तो आप भी बता सकते हैं कि मैथ्स कितना शानदार पढ़ाते हैं डीपी सर। चाहे वो टीचिंग वाला एग्जाम का मैथ्स हो, चाहे वो रेलवे के लिए मैथ्स हो, चाहे वो डीपी सर की शादी हो गई, अरे बच्चे हैं वो 24-25 साल के, घूमने दो ना, अभी क्या शादी वादी करवानी है उनकी, अभी रुक जाओ थोड़े दिन, क्यों इतनी। अब देखो मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ, आपको शादी की बात अटकी पड़ी है, ऐसे नहीं चलेगा काम। तो बहुत बढ़िया है, डीपी सर को यूज में लेना ढंग से। यूज में लेने का मतलब है जितना कंटेंट है सब पढ़ लेना उनसे। मेरा काम है टीचर को प्रोवाइड करवाना, आप लोगों को टीचर से खरोद के कैसे नॉलेज लेना है वो आप जाने, है ना। तो अगर आपने मैथ्स का कोई बैच ज्वाइन कर रखा है या कहीं से भी, तो खरोद के नॉलेज उनसे लो। ऐसी रीजनिंग में अनुकुल पाठक सर, बैंकिंग का रीजनिंग तक वो डील करते हैं। हर कोई टीचर के बस की बात नहीं होती बैंकिंग का रीजनिंग पढ़ाना। उनके खुद का कोचिंग चलता है इंस्टीट्यूट मुखर्जी नगर में, ऑफलाइन, वो सिर्फ बैंकिंग को वालों को पढ़ाते हैं। तो बस मैंने कोशिश की कि आप लोगों को बेस्ट टीचर मिले, बहुत बढ़िया मिले आपके, है ना। तो बहुत मजेदार तरीके से पढ़ाते हैं, कतई जहर पढ़ाते हैं, है ना। हाँ, बस वही है कि आजकल ना बच्चों क्या होता है ना कि ऑनलाइन एजुकेशन ऐसा बन गया है कि अपने आप को हलवा करके दिखाएगा एकदम पूरा, मैं ये मैं वो, तो वो उतना बड़ा टीचर बन जाता है। अब डीपी सर जैसे क्या है, उनको ये कुछ आता ही नहीं है। उनका काम है बस क्लास में खड़े कर दो, वो पढ़ा देंगे, कंटेंट डिलीवर कर देंगे अच्छे से, फालतू की बातें उन्हें करनी नहीं आती, इसलिए कोई इतना बच्चा जानते नहीं। नहीं, मनोज सर भी नो डाउट बहुत शानदार पढ़ाते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मनोज सर अच्छा नहीं पढ़ाते। अरे नहीं यार, मनोज सर भी अपना कंटेंट पे बहुत अच्छा काम करते हैं। जो टीचर मार्केट के हिसाब से, मार्केट का मतलब जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उनके साथ अपने आप को कनेक्टेड रखेगा, वो टीचर हमेशा बेस्ट होगा, वो टीचर हमेशा बेस्ट होगा, है ना। तो सब अच्छा पढ़ाते हैं, बस आप लोगों को कितना यूज लेना है टीचर को, कितना निकालना है उनके अंदर से, है ना, वो आप पर डिपेंड करता है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। ह्यूमन डिजीज, मानव रोग हम पढ़ रहे थे, और ह्यूमन डिजीज में हम बैक्टीरियल डिजीज पढ़ रहे थे।
याद है ना कुछ कि भूल गए? एक दिन में, एक रात में ही भाई आजकल तो एक दिल्ली में ना इतने मच्छर हो रहे हैं यार, मुझे तो डर लगता है मुझे खा खा के डेंगू वेंगू ना कर दे। इतना स्प्रे करवा लिया मैंने, सब कुछ कर लिया। मैम आप भी अच्छा पढ़ाते हो, भी का मतलब क्या होता है? भी का क्या मतलब होता है? सुधर जाओ तुम लोग। कल क्या पढ़ रहे थे हम? बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, जीवाणु जनित रोग पढ़ रहे थे, जीवाणु जनित रोग। और बैक्टीरियल डिजीज में अगर मैं अच्छा पढ़ाती हूं ना तो सब लोग ना एक तो रेटिंग दे दिया करो प्ले स्टोर पे जाकर, और बताया करो आसपास के बच्चों को हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में, है ना? आप लोग ही हमारी मार्केटिंग हो। कभी देखते हो? हमें आती है इतनी मार्केटिंग, बस यूट्यूब पे जाके थोड़ा बहुत बता देते हैं, बाकी 0 रुपए की मार्केटिंग करती हूँ मैं। कोई पोस्टर वोस्टर से लेकर कोई चीज नहीं। मुखर्जी नगर में देखोगे ना इतने सारे पोस्टर छप छप के, दीवारें दिखेंगे नहीं आपको, पोस्टर दिखेंगे हर जगह। हम लोग ये सब नहीं करते हैं, आता ही नहीं है। बस मुझे ये लगता है कि चलो हमारे बच्चे ही एसेट्स है, जब वो पढ़ लेंगे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो वही हमारी मार्केटिंग कर देंगे, है ना? तो प्लीज करके प्ले स्टोर पे रेटिंग देना हमारी एप्लीकेशन को, और दूसरा बच्चों को बताना। आपसे जो छोटे बच्चे हैं या आपके आसपास में कोई बच्चा जो पढ़ रहा है उसको जरूर बताइएगा, है ना? तो आप लोगों से ज्यादा कुछ नहीं है, आप लोग ही हो हमारा सब कुछ। चलो चलो, क्या है? बैक्टीरियल डिजीज, जीवाणु जनित रोग। और जीवाणु जनित रोग में एक पढ़ लिया था टीबी, अब नहीं पढ़ाया जाएगा, कल पढ़ लिया था। अब दूसरा लिखो न्यूमोनिया, दूसरा लिखोगे आप न्यूमोनिया, न्यूमोनिया। आप कुछ बच्चों को तो न्यूमोनिया की स्पेलिंग भी नहीं याद होगी, है ना? मुझे भी बहुत बड़ी मुश्किल से याद हुई है। न्यूमोनिया डिजीज, न्यूमोनिया के बारे में लिखेंगे हम जल्दी से। न्यूमोनिया कैसे होता है ना? चलो सुनो, जब हम देखो, हाँ, जब न्यूमोनिया की बात करते हैं तो शायद आपने सुन रखा होगा, बचपन में मैंने तो सुना था कि कुत्तों को और बच्चों को जल्दी न्यूमोनिया होता है। ये बिल्कुल सच बात है, कुत्तों को और बच्चों को बहुत जल्दी न्यूमोनिया हो जाता है। आपके घर में छोटा बच्चा होगा, हल्का सा जुकाम होएगा, और इस मौसम में न्यूमोनिया बहुत होता है। बिल्कुल परफेक्ट मौसम चल रहा है ये न्यूमोनिया वाला। तो जब न्यूमोनिया की बात करते हैं तो न्यूमोनिया किससे होती है? आप बताओगे ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि न्यूमोनिया किससे होता है, तो बैक्टीरियल डिजीज है, जीवाणु जनित रोग है। अब हम बात करते हैं कि न्यूमोनिया के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है। और जब बैक्टीरिया की बात करते हैं तो यहां पर 2 बैक्टीरिया है। पहला आता है डिप्लोकोकस बैक्टीरिया, डिप्लोकोकस बैक्टीरिया, और दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकस। जो भी आपको ऑप्शन में मिलेगा करेक्ट करके आ जाना। ये दोनों ही बैक्टीरिया की वैरायटी है, डिप्लोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। ये दोनों के दोनों क्या है आप बताओगे बेटा? न्यूमोनिया करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन मेनली ये ज्यादा खतरनाक है और ऑप्शन में हमेशा यही मिलता है। लेकिन क्या पता कभी ऑप्शन में ये ना मिले तो स्ट्रेप्टोकोकस ढूंढने जाना, ठीक है? तो डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस 2 बैक्टीरिया हैं और इनके इन्फेक्शन से आपको निमोनिया होता है। अब बात करते हैं, ये तो हो गए पैथोजन बेटा, ये तो बीमारी को जन्म देंगे, ये तो क्या है, ये तो रोग जनक है, ये तो बीमारी आपको करेंगे। लेकिन ये किसके थ्रू आपके बॉडी में आएंगे? इनका वेक्टर क्या है, इनका वाहक क्या है? तो जब इनके वेक्टर की बात करते हैं ना प्यारे स्टूडेंट्स, तो इनका वेक्टर क्या होता है? तो ये मेनली आते हैं पानी के थ्रू। कैसा पानी? आपके घर में कूलर है, गर्मियां आई, आपने कूलर चलाया और बाद में आपने उस कूलर की साफ सफाई करके उसमें पानी छोड़ दिया, उसकी सफाई नहीं करी, ऐसे ही छोड़ दिया। उस पानी के अंदर एसी चल रहा है, एसी से नीचे की तरफ पानी बह रहा है बाल्टी के अंदर, उस बाल्टी के पानी की आप कभी सफाई नहीं करते हैं। उसके अंदर या कहीं पर भी आपके घर के किसी कोने में बाल्टी भर के आपने पानी की छोड़ रखी है ना? कहने का मतलब कोई ठहरा हुआ पानी है और उस पानी के थ्रू ये आ सकते हैं। और दूसरा, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी होते हैं। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब है ड्रॉप्स वगैरह की फॉर्म में, मतलब कहीं पर भी कोई पानी की बूंद पड़ गई या कहीं कोई ठहरा हुआ पानी है, उसकी सफाई नहीं कर रहे हैं बहुत दिनों से, कूलर वगैरह का पानी है, एसी का पानी है, या घर में कोई बाल्टी भर के पानी रख रखा है या मटका रख रखा है, उस मटके के अंदर आप पानी डालते जाते हैं लेकिन पुराना पानी कभी भी आप बाहर फेंकते नहीं, उसकी सफाई नहीं करते हैं, तो एक्चुअली उनके अंदर ज्यादा। और ऐसा नहीं है, ये हवा में भी फैल सकते हैं, एयर से भी ये बीमारी हो सकती है, ये बैक्टीरिया हवा में भी रह सकती है। अब बात करेंगे कि जैसे ही ये बैक्टीरिया आपके बॉडी में आया तो कौन कौन से सिम्टम्स क्रिएट करेगा।
लक्षण क्या क्या दिखाएगा आपके शरीर में? तो सबसे पहले जो लक्षण होंगे वो लक्षण तो बेटा आपको कोल्ड वाले, कफ वाले, कोल्ड होगा, कफ होगा, सर्दी जुकाम, हिंदी में ना सर्दी जुकाम, फिर चिल्स पड़ेंगे। चिल्स का मतलब एक बच्चा कल पूछ रहा था बेटा चिल्स का मतलब जुकाम होना और ठंड लगना। चिल्स का मतलब है यहां पर कि आपको रह रह के आपको ठंड लगेगी। और फिर अगर ज्यादा दिन तक निमोनिया हो जाता है तो इंसान को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम का मतलब होता है इंसान को सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, उसकी सांसें टूट टूट कर आने लग जाती है। क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया है ना, ये बेटा नाक से मुंह से होते हुए सीधे आपके लंग्स में जाएंगे, आपके फेफड़ों में जाएंगे, और फेफड़ों में क्या करेंगे? आपको एक फोटो दिखाती हूं, घबराना नहीं है देखकर, ठीक है? अभी दिखाते हैं आपको एक फोटो, ये देखो, ये एक लड़का है, इस लड़के के ये दोनों फेफड़े हैं, ये राइट वाला ये लेफ्ट वाला फेफड़ा। फेफड़ों के अंदर जो सेल्स होती हैं, ये भी अभी यूपीपीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन आया, देखो ये वाला क्वेश्चन, ये आंसर था उसका। यूपीपीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन आया कि फेफड़ों की जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, जहां पर गैसेस एक्सचेंज होती है, उसे क्या बोलते हैं? एल्वेलाई, कूपिका। ये मैं बाद में डिस्कस भी कर लूंगी आपसे। देखो आपके फेफड़ों के अंदर ऐसी कूप जैसी बहुत सारी ऐसी कूपिकाएं स्ट्रक्चर होती हैं। इनके अंदर होता है खून, इनके अंदर क्या भरा हुआ होता है? खून। और यहां पर कौन सा प्रोसेस होता है? तो इस खून से CO2 तो बाहर जाता है, आउट होता है, और ऑक्सीजन क्या करता है? अंदर आता है। CO2 बाहर, ऑक्सीजन अंदर खून में घुलता है, CO2 बाहर, ऑक्सीजन अंदर घुलता है। तो ये एक नॉर्मल इंसान की एल्वेलाई ऐसी है, आपकी और मेरी देखोगे तो ऐसी है, हम लोग हेल्दी हैं। लेकिन जिस इंसान को निमोनिया हुआ उस इंसान में क्या होगा बेटा? ये डिप्लोकोकस बैक्टीरिया आएंगे और इसके इस एल्वेलाई में देखो, ये जो खून था ना, इस खून में इंफेक्शन कर देंगे। और ये देखो ये क्या बन गया? एक प्लेग जम गया है। प्लेग का मतलब होता है यहां पर पीलापन, पस जैसी स्ट्रक्चर। पस समझते हो ना, पस भर जाता है इन एल्वेलाई के अंदर। पस, या हम बोल सकते हैं प्लेग जम गया है। जैसे हम आप लोग ब्रश नहीं करोगे तो आपके दांतों के ऊपर पीलापन जम जाता है, उसे क्या बोलते हैं? प्लाक बोलते हैं, है ना? वैसे ही हमारे फेफड़ों के अंदर जो एल्वेलाई है उसके अंदर ये डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया आएंगे और आकर क्या करेंगे? आप बताओगे बेटा, इस एल्वेलाई के अंदर इन्फेक्शन करेंगे और इन्फेक्शन करके वहां पर पस भर देंगे। पस भरने से ये एल्वेलाई डैमेज हो जाएंगी। और अब आप समझ सकते हो कि अगर ये डैमेज हो गई, ये खराब हो गई है, पस भर गया है, डॉक्टर बोलता है, पहले बोलता है पानी भर गया है, निमोनिया बिगड़ गया है, फेफड़ों में पानी भर गया है। बाद में डॉक्टर बोलता है कि फेफड़े डैमेज होने लग गए हैं यार, पस पड़ने लग गया है आपके बच्चे के तो फेफड़ों के अंदर। और जब पस पड़ गया है, इसका मतलब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से खून के अंदर नहीं घुल पाएगा। और नहीं घुल पाएगा तो ऐसे बच्चे को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी, या ऐसे इंसान को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी। और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम नहीं, उसके बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा और धीरे 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 इतना निमोनिया बिगड़ जाएगा कि बिल्कुल ही ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो इंसान के बॉडी में क्या हो जाएगा? आप बताओगे बेटा, एकदम उसे किसी दिन हार्ट अटैक आ सकता है, वो मर सकता है। क्योंकि बिना ऑक्सीजन की कमी से क्या होगा? अगर तीसरे स्टेज पे निमोनिया चला गया तो देखना इंसान के जो लिप्स है ना, वो ब्लू कलर के पड़ जाएंगे। क्योंकि मैंने कहा है बिना ऑक्सीजन के इंसान का बॉडी किस कलर का पड़ता है? नीले रंग का पड़ता है। और उसके नेल्स भी क्या हो जाएंगे? उसके नाखून भी क्या हो जाएंगे? आप बताओगे नीले कलर के हो जाएंगे। धीरे धीरे उसकी जो स्किन है, त्वचा है, वो भी नीले कलर की पड़ जाएगी। आंखों में नीलापन जम जाएगा, है ना? तो यही आपके निमोनिया के मेन सिम्टम्स है। यही निमोनिया के मेन सिम्टम्स है। ये प्राइमरी स्टेज पर आएंगे। ये ब्रीदिंग में प्रॉब्लम, ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होगा, उसके सेकेंडरी स्टेज बोलेंगे। और ये तो लास्ट स्टेज चल रही है भाई इंसान की। डॉक्टर खुद बोल देता है आप तो कुछ नहीं कर पाएंगे, हम बिगड़ चुका है निमोनिया, आप सही समय पर नहीं लेकर आए इसको हॉस्पिटल। और फिर उस इंसान का हार्ट अटैक वगैरह आ जाता है और बिल्कुल वो उसकी डेथ हो जाती है, मर जाता है। तो इसे बोलते हैं निमोनिया। बड़ी खतरनाक बीमारी है, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि निमोनिया के लिए इंजेक्शन आता है, डिप्लोकोकस वैक्सीन बोलते हैं। आपने देखा ऐश्वर्या राय एडवर्टाइजमेंट करती है, एक टीवी पे आता है, क्या आपने अपने बच्चे को डिप्लोकोकस का इंजेक्शन लगवाया है? ऐसा करके एक एडवर्टाइजमेंट आता रहता है, क्योंकि इसके लिए वैक्सीन बना हुआ है। और उस वैक्सीन का अलग से कोई नाम नहीं है, उस टीके का अलग से नाम नहीं है, बस उसे न्यूमोनिया वैक्सीन या डिप्लोकोकस वैक्सीन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? डिप्लोकोकस, या उसे स्ट्रेप्टोकोकस या न्यूमोनिया वैक्सीन बोल देते हैं।
तो ये आपका तो क्या है आप बता दोगे। तो बच्चों इसके लिए टीका बना हुआ है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, टीका लग जाता है ना। अब अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि न्यूमोनिया किस ऑर्गन को, देखो दो क्वेश्चन बता रही हूं, न्यूमोनिया किस ऑर्गन को खराब करता है, बताओ कौन सा ऑर्गन खराब हुआ उसमें। अगर ऑर्गन पूछे न्यूमोनिया में तब तो आपका लंग्स होगा बच्चा, आपके फेफड़े होंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा कि न्यूमोनिया में लंग्स में कहां इंफेक्शन होता है, तो लंग्स की यूनिट में, लंग्स की जो इकाई होती है, और जिस इकाई का नाम क्या होता है, एल्वेओली, जिसका नाम क्या होता है, एल्वेओली। हिंदी मीडियम वाले बच्चों या तो कूपिका या एल्वेलाई मिलेगा। या पूछा किस सिस्टम को डैमेज करता है, तो लंग्स, एल्वेलाई किस तंत्र का हिस्सा माने जाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन। श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, सांस लेना दुर्भर हो जाएगा आपका, सांस नहीं ले पाओगे, ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। ये ठीक है, ये लो, ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्या क्या न्यूमोनिया किससे होता है, बैक्टीरिया से। कौन सा बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस या डिप्लोकोकस बैक्टीरिया। फिर किस ऑर्गन को खराब करता है, फेफड़ों को। ये फोटो याद कर लेना जो मैंने बताई है, फेफड़ों में कहां, एल्वेलाई। और किस सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को। क्या हो जाता है, नीले विले पड़ जाते हैं लास्ट स्टेज में आकर, और ऐसे इस तरीके से इंसान की डेथ हो सकती है। ये हो गया, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, इस फोटो को याद कर लीजिएगा मेरी, कि एक आदमी बना था, उसके फेफड़े दिखा रहे थे, फेफड़ों के अंदर ऐसे एल्वेलाई होती है, उसके अंदर पस भर जाता है, पानी भर जाता है, प्लाक जम जाता है, इसी को ही न्यूमोनिया कहा जाता है। इंसान को सांस लेना में बहुत तकलीफ होगी, ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज होगा, इंसान के होंठ काल नीले पड़ जाएंगे, नीले से एक समय ऐसा आएगा बिल्कुल ऐसे काले से हो जाते हैं होंठ। अगली 3 नंबर पे डिजीज लिखेंगे, टीबी और न्यूमोनिया के बाद नेक्स्ट जो लिखनी है आपको, वो लिखनी है बेटा अब टाइफाइड। टाइफाइड, टाइफाइड जिसे हम बोलते हैं मियादी बुखार। कौन सी, मियादी बुखार। बहुत नॉर्मल बीमारी है, मुझे हुई थी 2 महीने पहले, अप्रोक्स 1.5-2 महीने हो गए। 1.5-2 महीने पहले मुझे बहुत खतरनाक टाइफाइड हुआ था, है ना, बहुत खतरनाक टाइफाइड हुआ था, बहुत खतरनाक मियादी हुआ था। फिर 2-3 डॉक्टर के गई तो आराम नहीं मिला, लेकिन एक सर गंगाराम हॉस्पिटल है दिल्ली में, वहां पर मैंने एक डॉक्टर को दिखाया था तो बड़ा आराम मिल गया था। फिर मैंने उनके पर्चे को दिखा दिखा के मैंने सबके टाइफाइड का इलाज करवाया है। पिंकी मैम, पारुल मैम, सबको टाइफाइड हुआ था मेरे बाद, मैंने सबको अपनी वाली दवाइयां देके उनका इलाज करवाया है, बहुत सारे। तो हाँ, न्यूमोनिया डे कब मनाते हैं, आई थिंक 12 नवंबर को सेलिब्रेट कहता है न्यूमोनिया डे। बाकी ये सब डे वगैरह तो आप खुद ही पढ़ लोगे तो बहुत बड़ी बात है। चलो, टाइफाइड की जब बात करते हैं तो टाइफाइड भी किससे होता है, टाइफाइड भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। इट इज ए बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है ये। अब कौन सा बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी, इस बैक्टीरिया की वजह से, इसके नाम में टाइफी है तो आपके लिए बहुत आसान होगा ऑप्शन को टिक करना। साल्मोनेला टाइफी नामक एक बैक्टीरिया है जिस बैक्टीरिया की वजह से आपको टाइफाइड हो जाता है। ये बैक्टीरिया कहां रहता है, आपके आसपास की एयर में, हवा में हो सकता है ये बैक्टीरिया। तो आपका कोई जोर नहीं है, बस आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हुआ तो ये आपको कभी भी आपको इन्फेक्शन नहीं कर सकता है। इसके अलावा ये और कहां पर रह सकता है, प्रदूषित भोजन और प्रदूषित पानी में रह सकता है। प्रदूषित भोजन और प्रदूषित पानी में, पानी और भोजन दोनों में। अब हम कैसा, आपके फ्रिज में बहुत दिनों तक आपने रख रखा था, एक कोई सेव वेव रख रखा था, बहुत दिनों से पड़ा हुआ था, उसके अंदर लग गया है ये बैक्टीरिया, आपने खा लिया। अब बैक्टीरिया दिखते तो है नहीं, ऐसे माइक्रोस्कोप लेके घूमोगे कि आप उसके अंदर बैक्टीरिया है या नहीं। और सबसे ज्यादा मैं अगर आपको बताऊं ना कि टाइफाइड होने का रीजन क्या है, जो मेरा रीजन था, आप गोलगप्पे खाते हो ना, उस गोलगप्पे का जो पानी होता है ना, वो सबसे ज्यादा टाइफाइड करता है, क्योंकि वो बहुत अनहाइजीनिक होता है, बहुत ज्यादा, है ना। उसको मतलब ये तो है नहीं कि कोई फिल्टर करा हुआ पानी गोलगप्पे वाले भैया फिल्टर करके ला रहे हो, बिल्कुल उसको उबाल के उसके अंदर के सारे बैक्टीरिया मार के आपको गोलगप्पे खिला रहे हो उस पानी के, ऐसा तो है नहीं। तो मेन उसको उसी की वजह से होता है। मैंने 2 दिन पहले खाए थे गोलगप्पे और तीसरे दिन मेरे को टाइफाइड हो गया था, बहुत तेज वाला। तो यहां पर आप लिखोगे कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड कॉन्टामिनेटेड फूड, कहने का मतलब प्रदूषित भोजन और प्रदूषित पानी पी लिया आपने, बहुत बेकार पानी पी लिया बिना फिल्टर किया हुआ, या कोई
जिसके अंदर ये बैक्टीरिया वगैरह पनपे हुए थे, वो आपने पी लिया, तब आपको हो जाता है ये टाइफाइड। अब इसके सिम्टम्स क्या है, इसके लक्षण क्या है, तो बहुत आसानी से लक्षण है, मैं आसान से आपको बता सकती हूं। प्राइमरी स्टेज पर आपको फीवर होगा, बुखार होगा, लेकिन बुखार बहुत ज्यादा तेज, मेरे को बुखार आ गया था 104-105 डिग्री। उसके बाद आपको ठंड लगेगी, चिल्स पड़ेंगे, और आपका जो जॉइंट्स है ना, घुटनों में, जॉइंट्स में दर्द होगा, घुटना हो गया, ये जॉइंट्स हो गए, हिप वाले जॉइंट्स हो गए, और आपकी जो थाइज होती है ना, इन थाइज के अंदर बहुत दर्द होता है, थाइज में, आपके जॉइंट्स में, जोड़ों में बहुत दर्द होगा, हाथ पांव उठ ही नहीं पाएंगे, आपके शरीर में बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाएगी, बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाएगी। और उसके बाद धीरे धीरे अगर आपका टाइफाइड नहीं ठीक हुआ, आपने सही समय पे इलाज नहीं करवाया, तो भैया ये बैक्टीरिया जाते हैं सीधे इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन का मतलब है आंत में, आंत में जाएंगे और आंत में जाकर वहां पर उसमें इन्फेक्शन कर देंगे, और अगर बहुत दिनों तक इन्फेक्शन रहा तो इंटेस्टाइन से इंटरनली ब्लीडिंग होने लग जाएगी, अंदर या अंदर आपकी आंतों में खून बहने लग जाएगा। फिर कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा इसे, फिर इसे कोई ठीक नहीं कर पाएगा। और अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है तो कुछ इंसानों को लूज मोशंस भी होते हैं, जैसे मुझे तो नहीं हुए, लेकिन कुछ लोगों को उल्टी दस्त भी लगते हैं, उल्टी और दस्त भी, डायरिया भी हो जाता है। डायरिया का मतलब होता है, जहां जहां मैं लिखवाऊं उसका मतलब है उल्टी और दस्त भी हो जाते हैं इंसान को, ठीक है। बुखार आएगा, सर में दर्द होगा, जॉइंट्स में दर्द होगा, घुटनों में दर्द होगा, और अगर बहुत दिनों तक टाइफाइड हो गया, मान लो 10-15 दिनों के लमसम आपको टाइफाइड रहा, तो आपके इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कर देंगे, ये बैक्टीरिया जाएंगे आंतों में, क्योंकि भैया खाना खाने के थ्रू आए ना, देखो खाने और पानी आंतों में तो जाएगा ही जाएगा ना, तो उस आंत के अंदर जाकर ये इन्फेक्शन कर देंगे और आंतों में इंटरनली आंतों को डैमेज कर देंगे, और वहां से खून निकलने लग जाएगा, ब्लीडिंग होने लग जाएगी, फिर तो कोई डॉक्टर इसको बचा ही नहीं पाएगा, ठीक है, फिर नहीं बचा पाएगा डॉक्टर। तो ये है बेटा आपका टाइफाइड। अब अगर आपको सही समय पे पता लग गया, तब आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपका एक टेस्ट लिख के देगा, जिस टेस्ट का नाम होता है विडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट? विडाल टेस्ट। ये टेस्ट किया जाता है आपका टाइफाइड के लिए, टाइफाइड का पता करने के लिए विडाल टेस्ट करते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, आपका खून का सैंपल लेते हैं और बस उसको लैब में भेजते हैं, और अगर खून के अंदर वो बैक्टीरिया दिखते हैं आपको टाइफाइड वाले, तो तुरंत डॉक्टर बता देता है कि ये टाइफाइड वाले बैक्टीरिया आपके अंदर हैं। ये देखो ऐसे होते हैं कुछ, ये देखो एक पानी का ग्लास बना हुआ है, इस पानी का ग्लास क्यों बना हुआ है? क्योंकि ऐसे पानी के अंदर ऐसे बैक्टीरिया है टाइफाइड वाले, लेकिन हमें तो दिखे नहीं, हमने इस पानी को पी लिया, ठीक है। उसके अलावा और देखो ये बना हुआ है ना, अल्सर इन द इंटेस्टाइन। अल्सर का मतलब है आंतों के अंदर छाले पड़ गए, छाले से बनेंगे और फिर वो फूट कर उससे खून निकलने लग जाएगा। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि वो कौन सी बीमारी है जिसमें अल्सर हो जाते हैं आंतों में। आंतों में अल्सर, एक तो होता है किसी इंसान के मुंह में अल्सर हो गया, मुंह में अल्सर का मतलब है उसके छाले वाले पड़ गए, मुंह से खाना वाना प्रॉपर नहीं खा पा रहा है, वो बहुत दर्द हो रहा है, छाले हैं बहुत भयंकर तरीके से और खून निकलने लग गए उन छालों से, उसे बोलते हैं माउथ अल्सर। ऐसा कैसा जब आंतों में अल्सर हो जाता है तब उसे टाइफाइड बोलते हैं, बहुत खतरनाक बीमारी है। और स्किन पर ऐसे रैसेस भी पड़ने लग जाते हैं, ये सबको नहीं होते हैं, ये सबको नहीं होते हैं। स्किन के ऊपर जो रैसेस होते हैं ना, लाल लाल से, ये सबको नहीं होंगे, जरूरी नहीं है कि सबको होगा, किस लोगों में होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं। हाँ, एक ये सिम्टम भी देखने को मिलता है कि उनकी, जिन बच्चों को टाइफाइड होता है, बच्चों में जनरली ये देखने को मिलता है, उन बच्चों की जो जीभ है ना वो सफेद सी कलर की दिखने लग जाती है, ऐसे सफेद सफेद कलर के। मान लो ये आपकी जीभ है, इसके ऊपर सफेद कलर के धब्बे से पड़ने लग जाते हैं, ये बहुत बड़ा सिम्टम माना जाता है टाइफाइड का। अगर ये है तो आपको विडाल करवाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ही डॉक्टर बता देगा देखकर। इसलिए जब भी आप टाइफाइड के लिए दिखाने जाते हो, डॉक्टर बोलता है आ करो, आपकी जीभ दिखाओ, क्योंकि जीभ के ऊपर वो देख लेता है ऐसे सफेद से पैचेस पे पड़े हुए हैं, धब्बे बने हुए हैं सफेद, तो तुरंत आपको क्या कहता है डॉक्टर कि आपको तो टाइफाइड हो सकता है। और अगर बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है इंटेस्टाइन, उसके बाद यही बैक्टीरिया आते हैं आपके लीवर और स्प्लीन में, वहां पर भी इंफेक्शन कर देते हैं। तो कहने का मतलब है आपका यकृत, आपका स्प्लीन, बताया था ना मैंने, स्प्लीन जहां पर क्या होती है, आरबीसी मरने के लिए जाती हैं और आरबीसी वापस रीजनरेट भी होती है स्प्लीन में। ये कहा था ना मैंने, थैली जैसा एक ऑर्गन होता है, ये देखो स्प्लीन। तो यहां पर लिखा हुआ है ये आपका लीवर है, लीवर भी डैमेज होने लग जाएगा और स्प्लीन भी डैमेज होने लग जाएगा। अब बचा ही क्या भाई साहब, लीवर खराब हो गया, आंतें खराब हो गई, आंतों में अल्सर हो गया, स्प्लीन खराब हो गया, तो इंसान का मरना तो तय है ना। इसलिए प्राइमरी स्टेज पर बहुत, मैम टाइफाइड को डेंगू कहते हैं, बेटा डेंगू अलग होता है, डेंगू इज ए वायरस डिजीज, डेंगू एक वायरस की वजह से होता है, ठीक है।
अरबो वायरस की वजह से। और टाइफाइड में पढ़ा रही हूं एक बैक्टीरियल डिजीज, तो दोनों सेम कैसे हो सकती है? दोनों सेम कैसे हो सकती है? तो ये है टाइफाइड। लेकिन प्राइमरी स्टेज पे जाइएगा, डॉक्टर देगा कुछ आपको एंटी बैक्टीरियल डिजीज, क्योंकि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। तो क्या देगा आपको देगा कुछ एंटीबायोटिक्स देगा, कुछ एंटीबायोटिक्स देगा, और उन एंटीबायोटिक्स से ये इन्फेक्शन आपका रुक सकता है। तो इसे बोलते हैं टाइफाइड मियादी बुखार। बहुत आम है और आजकल बहुत चल रही है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बच्चों को भी हो जाती है। चलो आप चलते हैं नेक्स्ट बीमारी पे। अगली कौन सी है? अगली बीमारी लिखेंगे हम, कितनी होगी क्लास में याद करते जाना है आपको, मैं याद करवाती जाऊंगी, चाहे मुझे टाइम लग जाए इस चैप्टर को पढ़ाने में, मेरे को कोई इसकी टेंशन नहीं है, चाहे मेरे को 10 दिन लग जाए चैप्टर पढ़ने में, आपको याद करवाऊंगी। टीबी, दूसरा कौन सा पढ़ा? न्यूमोनिया, तीसरा कौन सा पढ़ा? टाइफाइड मियादी बुखार। ये तीनों किसकी वजह से होती हैं? ये तीनों बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। आइए अगला पढ़ते हैं 4 नंबर पर। 4 नंबर पे जो आती है वो आती है सिफिलिस। सिफिलिस रोग या सिफिलिस डिजीज, सिफिलिस डिजीज या सिफिलिस रोग। और जब सिफिलिस की बात करते हैं तो अक्सर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो सिफिलिस डिजीज है ये किस प्रकार का इन्फेक्शन है? सिफिलिस रोग, सिफिलिस रोग बेटा ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मानी जाती है। चलो पहले लिखेंगे इसका पैथोजन, पैथोजन लिखेंगे कि इसका रोग जनक कौन है। रोग जनक पैलेडियम, पैलेडियम नामक एक बैक्टीरिया होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है ट्रिप्नोनोमा पैलेडियम। इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे ट्रिप्नोनेमा, नहीं स्पेलिंग गलत हो गया, ट्रिप्नोनेमा पैलेडियम। इसकी वजह से होता है आपको सिफिलिस रोग, सिफिलिस रोग ट्रिप्नोनेमा पैलेडियम, इसकी वजह से होता है बेटा आपको क्या? आपको बड़ी खतरनाक सिफिलिस रोग होती है। अब बात करते हैं कि इसका वेक्टर कौन है। तो बेटा ये ना 2-3 तरीके से आ सकता है। इसका वाहक कौन है? एक तो यूरिनरी इन्फेक्शन के थ्रू। यूरिनरी इन्फेक्शन का मतलब समझते हो आप? जैसे आपसे पहले कोई एक ऐसा इंसान वॉशरूम गया जिस इंसान को सिफिलिस डिजीज था, और आपने उसी वॉशरूम को यूज कर लिया जिस इंसान ने सिफिलिस डिजीज वाला गया था, में वहां पर भी इन्फेक्शन कर देते हैं। तो कहने का मतलब है आपका यकृत, आपका स्प्लीन, बताया था ना मैंने, स्प्लीन जहां पर क्या होती है? आरबीसी मरने के लिए जाती हैं और आरबीसी वापस रीजनरेट भी होती है स्प्लीन में। ये कहा था ना मैंने, थैली जैसा एक ऑर्गन होता है, ये देखो स्प्लीन। तो यहां पर लिखा हुआ है ये आपका लीवर है, लीवर भी डैमेज होने लग जाएगा और स्प्लीन भी डैमेज होने लग जाएगा। अब बचा ही क्या भाई साहब? लीवर खराब हो गया, आंतें खराब हो गई, आंतों में अल्सर हो गया, स्प्लीन खराब हो गया, तो इंसान का मरना तो तय है ना। इसलिए प्राइमरी स्टेज पर बहुत, मैम टाइफाइड को डेंगू कहते हैं, बेटा डेंगू अलग होता है। डेंगू इज ए वायरस डिजीज, डेंगू एक वायरस की वजह से होता है, ठीक है, अरबो वायरस की वजह से। और टाइफाइड में पढ़ा रही हूं एक बैक्टीरियल डिजीज, तो दोनों सेम कैसे हो सकती है? दोनों सेम कैसे हो सकती है? तो ये है टाइफाइड। लेकिन प्राइमरी स्टेज पर जाइएगा, डॉक्टर देगा कुछ आपको एंटी बैक्टीरियल डिजीज, क्योंकि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। तो क्या देगा आपको देगा कुछ एंटीबायोटिक्स देगा, कुछ एंटीबायोटिक्स देगा, और उन एंटीबायोटिक्स से ये इन्फेक्शन आपका रुक सकता है। तो इसे बोलते हैं टाइफाइड मियादी बुखार। बहुत आम है और आजकल बहुत चल रही है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बच्चों को भी हो जाती है। चलो आप चलते हैं नेक्स्ट बीमारी पे। अगली कौन सी है? अगली बीमारी लिखेंगे हम, कितनी होगी क्लास में याद करते जाना है आपको, मैं याद करवाती जाऊंगी, चाहे मुझे टाइम लग जाए इस चैप्टर को पढ़ाने में, मेरे को कोई इसकी टेंशन नहीं है, चाहे मेरे को 10 दिन लग जाए चैप्टर पढ़ने में, आपको याद करवाऊंगी। टीबी, दूसरा कौन सा पढ़ा? न्यूमोनिया, तीसरा कौन सा पढ़ा? टाइफाइड मियादी बुखार। ये तीनों किसकी वजह से होती हैं? ये तीनों बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। आइए अगला पढ़ते हैं 4 नंबर पर। 4 नंबर पे जो आती है वो आती है सिफिलिस, सिफिलिस रोग या सिफिलिस डिजीज, सिफिलिस डिजीज या सिफिलिस रोग। और जब सिफिलिस की बात करते हैं तो अक्सर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो सिफिलिस डिजीज है ये किस प्रकार का इन्फेक्शन है? सिफिलिस रोग, सिफिलिस रोग बेटा ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मानी जाती है। चलो पहले लिखेंगे इसका पैथोजन,
पैथोजन लिखेंगे कि इसका रोगजनक कौन है। रोगजनक पैलेडियम, पैलेडियम नामक एक बैक्टीरिया होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है ट्रिप्नोनोमा पैलेडियम। इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे ट्रिप्नोनेमा, नहीं स्पेलिंग गलत हो गया, ट्रिप्नोनेमा पैलेडियम। इसकी वजह से होता है आपको सिफिलिस रोग। सिफिलिस रोग ट्रिप्नोनेमा पैलेडियम, इसकी वजह से होता है बेटा आपको क्या, आपको बड़ी खतरनाक सिफिलिस रोग होती है। अब बात करते हैं कि इसका वेक्टर कौन है। तो बेटा ये ना 2-3 तरीके से आ सकता है। इसका वाहक कौन है? एक तो यूरिनरी इन्फेक्शन के थ्रू। यूरिनरी इन्फेक्शन का मतलब समझते हो आप? जैसे आपसे पहले कोई एक ऐसा इंसान वॉशरूम गया जिस इंसान को सिफिलिस डिजीज था, और आपने उसी वॉशरूम को यूज कर लिया जिस इंसान ने सिफिलिस डिजीज वाला गया था, तो उसका जो यूरिन वगैरह है, उसकी ड्रॉप वगैरह कहीं पड़ी है, तो उसके इन्फेक्शन से आपके बॉडी में आ जाता है। अक्सर हॉस्पिटल वगैरह से ये केस बन जाता है होने का। या आप जो पब्लिक टॉयलेट यूज करते हो, मतलब सार्वजनिक शौचालय यूज करते हो जहां पर कोई भी आ जाता है, आपके घर में होगी तो भाई कोई इंसान, आपको मालूम चलेगा कि इस इंसान को सिफिलिस डिजीज है, तो आप उसका वॉशरूम यूज नहीं करोगे। लेकिन पब्लिक टॉयलेट्स में आप जाते हो तो वहां पर एक तो यूरिनरी इन्फेक्शन। दूसरा क्या होता है? दूसरा ये एक एसटीडी है। एसटीडी का मतलब एसटीडी पीसीओ नहीं है ना? पुराने जमाने में चलता था ना, एसटीडी पीसीओ चलता था, जहां पर 1 रुपया डाला, कॉइन डाला और आप बात कर लेते थे। बेटा ये इसका मतलब होता है ऐसी बीमारी जो सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू आए, जो सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के थ्रू एक इंसान से दूसरे इंसान में होए। इसे कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। यौन संक्रमित रोग कहा जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, हिंदी मीडियम वाला बच्चा क्या लिखेगा? यौन संक्रमित रोग माना जाता है इसे। सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के थ्रू एक इंसान से दूसरे इंसान में आएगा तो इसे एसटीडी, या उस इंसान की स्किन के कांटेक्ट में गए तो उसकी त्वचा से आपकी स्किन पर भी हो सकता है। ये 3 तरीके के वेक्टर है। यूरिनरी इन्फेक्शन का मतलब है जब आपने यूरिन वगैरह किया, पेशाब वगैरह किया, और जिस इंसान ने पहले किया था उसी का यूज्ड वॉशरूम आपने यूज कर लिया तब। दूसरा, आपने ऐसे इंसान के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्सेस किया जिस इंसान को सिफिलिस डिजीज था, विदाउट एनी प्रोटेक्शन, तो आपको आ जाएगा। नेक्स्ट, तीसरा, स्किन वगैरह के कॉन्टेक्ट में उसके रहोगे, क्योंकि ये मेनली स्किन को इन्फेक्शन करती है, और स्किन वाली बीमारियां एक दूसरे को आसानी से हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसमें क्या होगा, इस बीमारी के सिम्टम्स क्या है, इसके लक्षण क्या है? तो लक्षण में आपको एक फोटो दिखाऊंगी। फोटो देखकर आपको घबराना नहीं है, बस ये देखना है कि मैम आपको इसलिए बता रही है ताकि आपको, है ना, 1 सेकेंड रुकना। क्या हो गया? चलो, इसके सिम्टम्स में आपको एक फोटो दिखाती हूं, आप देख लोगे तो आपको पता लग जाएगा कैसी बीमारी है। ये देखो बेटा, ये एक ऐसे इंसान की फोटो है जिसको सिफिलिस डिजीज हुआ है। दिखने में ही आपको कैसा लग रहा है, देख रहे हो आप? ये देखो बेटा, स्किन के ऊपर प्राइमरी स्टेज पर क्या होएगा, ऐसे एक लाल सा धब्बा पड़ेगा, फिर धीरे धीरे उसके अंदर प्लाक सा जमकर इतना गंदा पस पड़ेगा, और जिस जगह ये जो सिफिलिस वाले बैक्टीरिया गए हैं, ये जाकर ऐसे पनप जाते हैं कि वहां के एरिया को पूरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और ऐसे चकते हो जाते हैं, आपको ईचिंग आएगी, आप नाखून लगाओगे और ज्यादा इन्फेक्शन होगा, इनसे खून निकलेगा, बहुत सारा खून निकल के एकदम ये जो एरिया है ना वो बहुत गंदा हो जाता है। और सिर्फ स्किन पे ही नहीं, आपके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वहां पर भी ये इन्फेक्शन कर देता है। ठीक है, जो मेल और फीमेल के सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वहां पर भी सेम इन्फेक्शन हो जाता है, तो बहुत खतरनाक बीमारी माना जाती है। ये आपकी स्किन के ऊपर ऐसे, जैसे किसी ने, मानते ना, किसी ने जला दिया हो, वो डाल दिया हो, गरम गरम कोयले डाल दिए हो, किसी की स्किन पर जल जाती है, वैसी हो जाती है, और बहुत दर्द होता है, बहुत पैनिक होती है, चीजें आप देख ही नहीं पाओगे। जिस इंसान को ये हो गया है सिफिलिस, बहुत खतरनाक बीमारी, आप देख ही नहीं पाओगे, है ना। और अब अगर मैं बात करूं इसके सिम्टम्स की, तो स्किन का तो मैंने दिखा दिया कि स्किन
स्किन इन्फेक्शन लिख सकते हो आप कि स्किन पर इन्फेक्शन हो जाता है, त्वचा पर संक्रमण हो जाता है। और दूसरा, अगर हम बात करेंगे इसके बाद, तो बच्चा इसके अलावा इंसान को अगर बहुत दिनों तक सिफिलिस रहा तो पैरालाइसिस जैसी हरकतें हो जाती हैं उसकी। पैरालाइसिस का मतलब है उसके हाथ पांव काम करना बंद भी कर सकते हैं। कोई एक हाथ का हिस्सा है या कोई एक बॉडी का पार्ट है वो पूरा डैमेज हो गया तो उसमें मूवमेंट ही नहीं होगा, उस हाथ पर कोई ब्रेन का कंट्रोल ही नहीं रहेगा और उसमें लकवा जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। अगर किसी इंसान को 6-7 महीने तक सिफिलिस रोग रहा तो कोई एक हिस्सा, किसी का एक माउथ वाला, इधर वाला हिस्सा है फेस वाला, ये हो सकता है, किसी का एक हाथ वाला, किसी का एक पांव वाला, ऐसा कैसे भी हो सकता है ना। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसमें, तो धीरे धीरे ये सिफिलिस वाले बैक्टीरिया आपके ब्रेन में जाते हैं और ब्रेन के अंदर इन्फेक्शन कर देते हैं। और जब ब्रेन इन्फेक्शन हो गया तो कहानी वहीं खत्म हो जाती है, आप खुद सोच सकते हो। तो ये आपकी स्किन पर इन्फेक्शन करेगा, लकवे जैसी बीमारी में आपको स्टेज में लाकर छोड़ देगा और आपके ब्रेन में इन्फेक्शन, आपके दिमाग में इन्फेक्शन कर देगा और आपका ब्रेन जो है वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा और आपका कंप्लीट नर्वस सिस्टम खराब हो सकता है। इससे नर्वस सिस्टम पर भी इफेक्ट पड़ता है इस बीमारी से। बहुत खतरनाक बीमारी है, हालांकि बहुत कम है, बहुत रेयर मानी जाती है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा वो है कि हाँ ठीक है चलो, है ना, इसलिए इसको याद रखिएगा सिफिलिस रोग को। तो ये 4 होगी, निमोनिया, टीबी, सिफिलिस एंड टाइफाइड। 5वें नंबर पे लिखेंगे डिप्थीरिया। 5 नंबर पे जो आती है वो आती है डिप्थीरिया डिजीज। डिप्थीरिया, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, सिफिलिस के लिए एक बच्चा पूछ रहा है वैक्सीन नहीं है क्या? नहीं, सिफिलिस के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, ऐसा कोई वैक्सीन नहीं बना है क्योंकि इतना बड़ा कोई पेंडेमिक डिजीज हुआ नहीं ना। कुछ हर साल में कुछ 100-150 केस आ जाते हैं हर कंट्री के पास। इतना जल्दी मतलब उसी बीमारी का बनता है टीका जो बहुत वर्ल्ड वाइड या बहुत ज्यादा लोगों को डैमेज कर चुकी है, बहुत ज्यादा लोगों को मार चुकी है, जैसे कोरोना का टीका बन गया, जैसे बहुत सारी बीमारियों का टीका बन चुका है। लेकिन अगर कोई बीमारी ने पेंडेमिक नहीं हुई है तब तक उसका टीका इतना आसानी से नहीं बन पाता है ना। तो अगर आप डिप्थीरिया की बात करते हैं तो बेटा डिप्थीरिया डिजीज किसकी वजह से होती है? तो ये भी एक बैक्टीरिया की वजह से होती है। कौन सा बैक्टीरिया? नाम लिखेंगे इस बैक्टीरिया का, कॉर्नीबैक्टीरियम। इसके पैथोजन का कॉर्नीबैक्टीरियम, रोग जनक। तो कौन सा रोग जनक है? तो आप बताएंगे कॉर्नीबैक्टीरियम। ओहो, कितने फोन आ रहे हैं आज, ही सारे फोन आ जाएंगे क्या? हेलो सर, मैं क्लास में हूं, बाद में बात करूंगी। हाँ देखिएगा, इसके पैथोजन का नाम है कॉर्नीबैक्टीरियम। कॉर्नीबैक्टीरियम। और इस डिप्थीरिया में क्या होता है? अब बात करेंगे बैक्टीरिया, बात करेंगे हम कि ये कहां पर रहता है। तो बड़ी खतरनाक बीमारी है। क्यों खतरनाक बीमारी है? क्योंकि इसका वेक्टर एयरबोर्न डिजीज है। ये इसका वाहक, ये हवा के द्वारा फैल जाती है। अब जो बीमारी हवा के द्वारा फैल जाए उसका तो वैसे ही कोई इलाज नहीं है, एयरबोर्न डिजीज मानी जाती है ये, है ना। हाँ बिल्कुल सही कहा कि कॉर्नीबैक्टीरियम की वजह से एयरबोर्न डिजीज है, हवा के द्वारा संचारित हो सकती है ये। अगर एक घर में एक इंसान को है तो धीरे धीरे सारे इंसान को हो सकती है। अब इसमें क्या होता है डिप्थीरिया में? डिप्थीरिया में इंसान को बुखार रहेगा, फीवर रहेगा और जो गला है ना, इस गला बहुत भारी हो जाएगा, यहां इन्फेक्शन होता है, थ्रोट इन्फेक्शन होता है इंसान को। थ्रोट इन्फेक्शन का मतलब है गले में संक्रमण करता है ये बैक्टीरिया और गले में धीरे धीरे संक्रमण करके जहां से आपकी आवाज बनती है उसको बोलते हैं हम वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स का मतलब है जहां से आपकी साउंड, आपकी आवाज बनती है। इस वॉइस बॉक्स को ही पूरा क्या कर देता है? डैमेज कर देता है। तो अगर किसी इंसान को बहुत दिनों तक डिप्थीरिया रहा तो भैया उसकी आवाज जा सकती है। अगर बहुत दिनों तक है, सिफिलिस का ट्रीटमेंट बेटा डॉक्टर ही बताएंगे, फिर डॉक्टरी ऑइंटमेंट वगैरह देते हैं इसमें, मैं इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है ऐसा। तो बुखार रहेगा और उसके गले में दर्द रहेगा। मेन इन्फेक्शन इसका गले वाले पार्ट में ज्यादा होता है। अगर बहुत दिनों तक रहा तो जहां से आपकी आवाज बनती है उस बॉक्स को बोलते हैं वॉइस बॉक्स, ध्वनि यंत्र बोलते हैं, या वो साउंड जहां से आपकी आवाज निकलती है तो उसे क्या बोलते हैं हम? वॉइस बॉक्स। उसका नाम है लैरिंक्स, आगे पढ़ाएंगे आपको। वो डैमेज हो जाता है और अगर बहुत दिनों तक डिप्थीरिया रहा इंसान अपनी आवाज खो सकता है।
लेकिन घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके लिए एक वैक्सीन बना हुआ है। कौन सा वैक्सीन? इसके लिए जो वैक्सीन है उसे बोलते हैं डीपीटी का वैक्सीन। इसके लिए टीकाकरण किया जाता है और ये सिर्फ एक बीमारी के लिए नहीं, ये 3 बीमारियों के लिए एक साथ टीका लगता है। कौन सा? देखो, डी से बना डिप्थीरिया, ध्यान से पढ़िएगा, यहां से क्वेश्चन आता है। डिप्थीरिया। पी से बनता है पर्टुसिस, और पर्टुसिस का मतलब होता है वूफिंग कफ, काली खांसी। इसका दूसरा नाम होता है काली खांसी, बहुत दिनों तक जो खांसी रहती है, वूफिंग कफ बोलते हैं उसे। और टी से बनता है टिटनस। तो 3 बीमारियों के लिए एक साथ एक टीका लगाया जाता है, जिसे डीपीटी का टीका कहते हैं, जिसे हमने क्या बोला है? डीपीटी। डिप्थीरिया, पर्टुसिस, पर्टुसिस का मतलब यहाँ पे काली खांसी रोग, वूफिंग कफ, आगे आपको पढ़ा भी देंगे हम, और टिटनस। इन 3 बीमारियों के लिए एक टीका लग जाता है। जैसे टिटनस का टीका तो आम है, तो टिटनस में आप क्या करते हो? आपको जब भी लोहे वगैरह की लगती है तो आपको लगता है मुझे टिटनस हो जाएगा, तो आप भाग के टिटनस का टीका लगा लेते हैं। लेकिन आप भूल जाते हैं वहीं पर कि टिटनस का टीका लगेगा तो 2 बीमारियों से बचने के लिए और भी टीका लग चुका है मुझे। कौन कौन सा? डिप्थीरिया एंड पर्टुसिस। तो इस डीपीटी की वैक्सीन को कहा जाता है 3 एंटीजन ड्रग्स। 3 एंटीजन ड्रग या 3 एंटीजन आपसे पूछ ले, वैक्सीन किसे कहा जाता है? 3 बीमारियों से, 3 बीमारियों के एंटीजन को एक वैक्सीन से खत्म करवा लो, उसे डीपीटी। 3 बीमारियों की एक साथ खत्म करने के लिए जो वैक्सीन लगता है उसे 3 एंटीजन वैक्सीन या मल्टीपल एंटीजन वैक्सीन का नाम अक्सर इसे दे दिया जाता है ना। तो इन 3 बीमारियों से बचने के लिए एक टीका लगता है, जिसे डीपीटी का टीका कहा जाता है, और हर इंसान को लग जाता है। ये तो इतना खतरनाक नहीं है, इससे डरने की कोई ऐसा जरूरत नहीं है ना। मतलब डिप्थीरिया वैसे बीमारी खतरनाक है, लेकिन हमें टीका लगा हुआ होता है, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट 6 नंबर पे, और 6 नंबर पे जो डिजीज है अगली, उसे लिखोगे आप कोलेरा। कोलेरा, और कोलेरा को हिंदी में कहा जाता है हेजा। कोलेरा या हेजा। 2006-7 के समय कितना कोलेरा फैला था, आपने खुद ने देखा होगा कि कितना कोलेरा 2006-7 के साथ 6 और 7 के समय कोलेरा बहुत ज्यादा था। और जब कोलेरा की बात करते हैं तो कोलेरा भी एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। कौन सा बैक्टीरिया? विब्रियो कोलेरी। विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया होता है, हिंदी में सेम नाम है, विब्रियो कोलेरी। ये बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया ज्यादा किस में रहते हैं? ये बेटा गंदे पानी में। इनकी आदत होती है कंटामिनेटेड वाटर में रहने की, या कंटामिनेटेड फूड। 2006-7 के समय इंडिया में बहुत ज्यादा हेजा था, और किसके अंदर रहता है? ये रहता है कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। वाटर एंड फूड, प्रदूषित भोजन एंड प्रदूषित पानी के अंदर ज्यादा रहता है। तो आप जो, मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, अगर आप पानी अच्छा पी रहे तो आप वैसे ही बहुत सारी बीमारियों से बच के रहेंगे, क्योंकि पानी के थ्रू बहुत सारी बीमारियां आती हैं। इसलिए मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ, पानी हमेशा अच्छा पियो। चाहे खाना अच्छा मत खाओ, खाना अच्छा खाने का मतलब ये नहीं है कि आप पिज्जा बर्गर खाओ, उनमें फालतू का पैसा आप वेस्ट कर रहे हो, लेकिन पानी अच्छा पीते जाओ, क्योंकि पानी बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है। यकीन मानिए मेरी बात को, पानी के थ्रू बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं आपके बॉडी में, और आपको मालूम भी नहीं चलता है। धीरे धीरे आपके बॉडी में ऐसे सिम्टम्स आ जाते हैं। ये कोलेरा उस समय की बात है, 6 और 7 की बात है। बहुत कोलेरा हैजा चला था। कहां पर? प्रदूषित भोजन और प्रदूषित पानी में। गांव वगैरह के एरिया, पूरे गांव के लोगों को हैजा हो रहा था एक साथ। मुझे याद है हमारे गांव में बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी हैजा से। एक साथ पूरे गांव के अंदर इन्फेक्शन कर देता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कोलेरा की। तो कोलेरा में क्या क्या होता है? कोलेरा में बेटा एक तो आपको बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होगी। वॉमिटिंग का मतलब है उल्टी आएगी, लूज मोशंस, उल्टी, दस्त होगा, और उसके साथ आप जो भी खाना खाएंगे, आप खाना आपके पेट में या आपके आंतों में रहता ही नहीं है। खाना खाया तुरंत वापस बाहर गिर जाता है उल्टी की फॉर्म में। खाना खाया तुरंत आपको दस्त लग जाएंगे। दिन में कम से कम 10-12 तो आप 10-12 बार तो बाथरूम जाएंगे, दस्त हो जाएंगे। इसके साथ आपकी इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करेंगे ये, और जो बैक्टीरिया इंटेस्टाइन तक पहुंच चुका हुआ होता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है बच्चों, वो बहुत खतरनाक होता है। आंतों में इन्फेक्शन कर देते हैं ये बैक्टीरिया। और उसके साथ साथ आपने जो खाना खाया, पानी पिया, पानी पीते भी इंसान को उल्टी आएगी, और उस इंसान के बॉडी में पानी ठहर ही नहीं पाता है, और पानी की कमी हो जाती है। और पानी की कमी को हम क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन बोलते हैं।
पानी की कमी को क्या बोलते हैं? निर्जलीकरण बोलते हैं। तो इंसान के बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी और इंसान इतना कमजोर हो जाएगा, दुबला पतला हो जाता है एकदम। जिस इंसान का वजन 70 किलो होता है वो 30-35 किलो का आगे रह जाता है अगर एक महीना उसको कोलेरा हो गया, हेजा हो गया। लेकिन अब इंडिया में नहीं है ये। इंडिया कोलेरा फ्री हो चुका है, इतना हेजा नहीं है, कोई केस नहीं मिला है। ठीक है, तो इतनी कमजोरी आ जाती है इंसान को, वो बेड से भी नहीं उठ पाता है। इसे बोलते हैं कोलेरा या हेजा। बहुत खतरनाक बीमारी है और लेकिन अब इतनी नहीं है, इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए कोई टीका वीका नहीं बना था। कुछ बीमारियां होती हैं जो एक पर्टिकुलर सर्टेन टाइम के लिए आती हैं, बैक्टीरिया, और वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, अपने आप चली जाती है। जैसे मैं अगर बात करूं कोरोना की, भैया वैक्सीन तो अभी तक पूरे लोगों को नहीं लगी है, लेकिन कोरोना देखो 2019 में आया, 20 पूरा साल बर्बाद किया, अभी बंदा अभी खत्म है, अगले साल हो सकता है फिर आ जाए, लेकिन फिर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब तक लोगों में हर्ड इम्यूनिटी बन चुकी होती है, अब ये हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है सब एक अलग चैप्टर है। तो जब हम सब लोगों के अंदर हर्ड इम्यूनिटी बन चुकी हुई होगी तो वैसे भी कोरोना हम लोगों को कुछ नहीं कर पाएगा। तो वही है, तो हेजा जब हुआ 2006-7-8 में, तो लोगों के अंदर हर्ड इम्यूनिटी बन चुकी थी। जब तक वैक्सीन बनता तब तक कोलेरा गायब हो चुका था, कोलेरा गायब हो चुका था, है ना। तो ये आप याद रखेंगे। तो ये सारी बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया से हो सकती है। कौन कौन से पढ़ ली? टीबी पढ़ ली, निमोनिया पढ़ लिया, टाइफाइड पढ़ लिया, कोलेरा पढ़ लिया और डिप्थीरिया पढ़ लिया। बाकी टिटनस वगैरह है वो कल की क्लास में पढ़ेंगे, है ना। टिटनस हो गया, प्लेग हो गया, ये सब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को थोड़ा टाइम लगेगा, आपको पेशेंस के साथ रहना है, लेकिन हो जाएगा चैप्टर, है ना। बहुत बड़ा चैप्टर है। मैम डायरिया और कोलेरा में क्या डिफरेंस? बट डायरिया का मतलब होता है उल्टी दस्त। डायरिया एक बीमारी भी है और डायरिया सिम्टम भी माना जाता है बहुत सारी बीमारियों का। जब उल्टी दस्त आती है तो साइंस में उसको डायरिया नाम दिया जाता है। और हेजा एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। हेजा जब होता है तो डायरिया के जैसे सिम्टम आपके अंदर आ जाते हैं। ये दोनों चीजें अलग अलग है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज को नोट कीजिएगा। तो कल हम इसे खत्म करके वायरस डिजीज स्टार्ट कर लेंगे और वायरस डिजीज में 10-12 पढ़ लेंगे। थोड़ी ज्यादा है वायरस वाली, तो 2-3 दिन लगेंगे उसको पढ़ने में, लेकिन कर लेंगे हम खत्म, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना बहुत है। आज मेरे बड़े फोन वोन आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है, ऑफिस से भी हम बात